सर प्रेजेंट कर दूं? हाँ हाँ, प्रेजेंट कर दो। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा। दिखा। ओके, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ, ये नीट का ही क्वेश्चन है। Following amino acid tRNA complexes during translation of mRNA transcribed by the DNA segment having the base sequence। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये कि जो सीक्वेंस आपको दिया है वो बेस सीक्वेंस दिया है डीएनए का। क्लियर? इसका मतलब नीचे जो ये यस सर। सीक्वेंस है 3' to 5', ये डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए। पहले आपको इसको टेम्पलेट डीएनए का बनाना पड़ेगा एमआरएनए। ठीक, जब आप इसका एमआरएनए बना लेंगे तो फिर एमआरएनए में जो आएगा वो होगा कोडॉन, और जो टीआरएनए में होता है वो एंटी कोडॉन। तो आपको कोडॉन से एंटी कोडॉन को मैच सर करना है, समझ लूंगा। आ जाएगा आंसर। सर मैंने क्या एमआरएनए समझ लिया था। तो यही तो ध्यान में रखना है आपको। आगे लिखा है सर ट्रांसक्राइब इसमें बाई। ये वाला क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है। कौन सा? सर ये वाला क्वेश्चन ना इसमें गलत है। सेंट्रल ये सर डॉगमा। इसका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड गिवन है। सेकंड गिवन है तो गलत ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट होगा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके सर। और कोई डाउट? नहीं? चलो, ये म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर आपने ट्रांसलेशन कंप्लीट किया था। प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स जो भी थी वो भी हमने पढ़ ली। उसमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर था, और उसके बाद 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए। अमाइनो एसिड को कैरी करने के लिए हमें अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब हम कैरी करेंगे तो हमें उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो टीआरएनए चाहिए। उसके लिए जो एंजाइम चाहिए था वो एंजाइम भी यूज किया, और जो इंफॉर्मेशन कॉपी करनी थी वो एमआरएनए की थी। एमआरएनए ये लास्ट पेज का ही है। एमआरएनए बनाया, इसमें यूटीआर इंपॉर्टेंट था, और जो बाकी के को फैक्टर और बाकी सब चीजें चाहिए तो वो। तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है ना। और ये मोर और लेस एनसीईआरटी में गिवन है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी। एक राइबोसोम, उसमें आपको ईपीए साइट याद रखनी है, और एमआरएनए बाइंडिंग साइट याद रखनी है। क्लियर? बाकी राइबोसोम 70S 80S और वो सब चीजें हो सकता है आपने सेल में पढ़ी हो 11th में, नहीं तो फिर आपको मैंने यहाँ बता दिया, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए जो मोनोमर का काम करेंगे, तो आपने वो मोनोमर भी कंसिडर किए हुए हैं। उन मोनोमर को लेके आने के लिए जो थर्ड हमने पढ़ा था वो टीआरएनए है। तो हमने ट्रांसफर आरएनए का भी स्ट्रक्चर पढ़ा। वो आपको याद रखना है कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर, एंटीकोडॉन कोडॉन की पेयरिंग एंड ऑल। टीआरएनए से अमीनो एसिड जुड़ेगा तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, उस रिएक्शन को अमीनो एसाइलेशन बोलते हैं। वो हो गया। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन कॉपी होनी है वो एमआरएनए की, तो एमआरएनए का स्ट्रक्चर एक ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी अदर्स में को फैक्टर, एनर्जी का सोर्स एंड ऑल ये सब। अब अगर आप एनसीईआरटी में प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उस प्रोसेस में ऐसा कोई अलग से आपको नहीं समझाया गया कि इनिशिएशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है। एक रैंडम सा डायग्राम बना हुआ है। मैं डायग्राम तो अभी आपको नहीं दिखा सकता एनसीईआरटी का, लेकिन एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें एक राइबोसोम पे टीआरएनए है, कुछ निकलते हुए अमाइनो एसिड है, कुछ जुड़ते हुए अमाइनो एसिड है, इस तरीके से। फिर भी मैं आपको 10-15 मिनट में ये समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली प्रोटीन सिंथेसिस किस सीक्वेंस में होगी, होगा क्या। बाकी जो आप यहाँ पे समझ रहे हैं वो डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एनसीईआरटी में वो डिटेल नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो मैं उसको पढ़ा देता हूँ, वो देख लीजिए। आपको मैं एक ब्रीफ में मैकेनिज्म समझा देता हूँ, उससे आइडिया लग जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। सर इसको नोट करना है। आप कर लीजिए, पीडीएफ फाइल तो आ ही जाएगी, नहीं तो आप समझ लीजिए तो मैं आपको उससे समझा देता हूँ ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म क्या है। ठीक, और किस किस स्टेप में होगा वो देख लेते हैं, है ना। आज की क्लास में आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ।
तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। अभी तो नीट के अलावा कोई और एग्जाम हो नहीं रहा जिसमें हम कह सकते थे कि शायद इससे कोई क्वेश्चन आ जाए। नीट ही होना है अगले साल भी, और अगर एनसीईआरटी से ही आ रहा है तो जो पॉइंट आज आप पढ़ने वाले हैं उससे कुछ यूनिक नहीं है। जितना एनसीईआरटी में लिखा है वो मैंने आपको सारा ट्रांसलेशन का करा दिया है। फिर भी अगर आप सीक्वेंस लिखेंगे तो पहले सबसे पहले का रिएक्शन कौन सा हो रहा है? जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था परसों। उसको आप बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसी को लिखा था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये पहली रिएक्शन है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तब भी मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट्स। जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा तब भी पहली रिएक्शन यही थी, एक्टिवेशन ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब जब आप पढ़ रहे प्रोटीन सिंथेसिस तो यहाँ मोनोमर अमाइनो एसिड है तो वो कहलाएगा एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तीनों में जो भी मोनोमर है उनको एक्टिवेट किया जाता है। मतलब बेसिक आइडिया आपको ये लेना है कि तीनों का ही एक्टिवेशन होता है। और कहाँ होगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? ये रिएक्शन कहाँ होगी? इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हो रही है? साइटोप्लाज्म में। इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा वो मैंने आपको बताया था कि टीआरएनए से अमाइनो एसिड को जोड़ना है। लेकिन आपने जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन पढ़ी होगी 11th बायोमॉलिक्यूल में, आपको वहां पे एंजाइम की रिएक्शन पढ़ाई गई होगी कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, की लॉक मॉडल या कुछ भी आपको ऐसा पढ़ाया गया हो तो। और फिर उसके बाद सबस्ट्रेट में चेंजेस होंगे तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और फिर बाद में प्रोडक्ट अलग, कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा तो प्रोडक्ट अलग और एंजाइम अलग। एंजाइम रिएक्शंस में यूज नहीं होते, ये भी आप जानते ही हैं कि एंजाइम का रिएक्शन में यूज नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। दे कैन स्पीड अप द रिएक्शन बट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ भी यही होने वाला है। एंजाइम कौन सा है हमारा? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, आप लिख चुके हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? चार्ज टीआरएनए। और सबस्ट्रेट क्या होगा? एक अनचार्ज टीआरएनए और करस्पॉन्डिंग टू दैट अमाइनो एसिड। क्योंकि अनचार्ज टीआरएनए से जब अमाइनो एसिड जुड़ता है तो उसी को हम चार्ज टीआरएनए बोलते हैं। तो वही चीज बेसिकली यहाँ पे हो रही है ना? मैं अगर ब्रीफ में लिखूं तो आप ऐसे समझ लीजिए, पहले क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड्स है, डबल ए अमाइनो एसिड्स के लिए लिखा हुआ है ना, ये लिख दिया, ये अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पे एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज सप्लाइज बाय एटीपी। फिर यहाँ पे एंजाइम चाहिए। एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम आप पढ़ चुके हैं, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, या इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं वो भी आपने लिखा था, अमीनो एसाइलेशन। और जो एंजाइम ये काम करेगा वो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। आप पिछली क्लास का नोट देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, बस वहाँ पे एनर्जी नहीं मेंशन किया था। अब क्या होगा? एंजाइम ये है, सबस्ट्रेट ये भी सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे एनर्जी यूज होगी एटीपी की, तो जो बचेगा, दो फॉस्फेट निकलती हैं तो एएमपी बचता है। तो बीच में क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो क्या लिखोगे उसमें आप? अमीनो एसिड, एंजाइम और एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये रहेगा कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक साथ निकल गई, एटीपी को तोड़ेंगे तो एएमपी और पीपीआई बनेगा, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या क्या हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में, किस तरीके से चीजें कंप्लीट हो रही हैं। अब क्या हुआ? हमने अमीनो एसिड को एंजाइम के साथ रिएक्ट कर दिया, लेकिन ये अमीनो एसिड जाना कहाँ पे है? ये जाना है टीआरएनए पे। टीआरएनए पे जो सीसीए टर्मिनस था, 3 प्राइम एंड पे जो एडेनिन था, वहां पे जाके अमीनो एसिड जुड़ेगा। तो अब क्या होगा? ये हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है अमीनो एसिड, एंजाइम, एएमपी, ये कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ क्या जुड़ेगा? टीआरएनए। टीआरएनए ये अनचार्ज होगा, बनेगा क्या यहाँ से? अब यहाँ से टीआरएनए के ऊपर ये अमीनो एसिड आ जाएगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा
AMP रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया tRNA, ये आ गया अमाइनो एसिड, एंजाइम रिएक्शन में यूज नहीं होता, रिलीज, एनर्जी AMP जो है वो बचा हुआ वो रिलीज। अब इसको आप क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बना है यही स्ट्रक्चर कहलाता है चार्ज tRNA। और ये कैसा था, ये अनचार्ज है। चार्ज और अनचार्ज में ये डिफरेंस तो था कि अनचार्ज tRNA का मतलब है उस पे अमाइनो एसिड नहीं है, और चार्ज tRNA का मतलब है कि उस पे अमाइनो एसिड है। बस ये दो चीजें याद रखनी है। तो वैसे भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी ब्रीफ में, मैंने आपको जो पिछली क्लास में लिखा था मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये पिछली क्लास में लिखा था सिर्फ जर्नलाइज की tRNA से अमाइनो एसिड जुड़ेगा एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये चार्ज tRNA बन जाएगा। इसके लिए एंजाइम चाहिए अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, है ना। तो यही एंजाइम हमने यहाँ पे डिटेल में करके लिखा हुआ है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्टिवेशन हो गया। अब इनिशिएशन कैसे होगा, आप बुक में पढ़ेंगे तो इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पहले जुड़ती है ना। अब सेकंड आप देख लीजिए स्टेप, इनिशिएशन। इस तरीके से हमारे पास 20 tRNA होंगे, ईच स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड ना। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में चार्ज न्यूक्लियोटाइड थे तो 4 ATGC, फिर जब ट्रांसक्रिप्शन किया तो AUGC। अब अमाइनो एसिड 20 होते हैं तो tRNA भी 20 होंगे, तो चार्ज tRNA कितने बनेंगे, 20। अब इनिशिएशन होना है। इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा, मतलब 30S 50S, क्योंकि हम प्रोकैरियोट का पढ़ रहे हैं तो प्रोकैरियोट में हमें वो चाहिए। और एक mRNA ऑलरेडी है। mRNA में जहां पे भी ये mRNA आपने बनाया था, mRNA में जहां पे भी पहली बार AUG आएगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। क्लियर, इनिशिएशन के लिए। और इसके ऊपर जो अमाइनो एसिड है tRNA जो आएगा वो AUG, क्योंकि मीथियोनिन को कोड करता है, इसलिए फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या रहेगा, मीथियोनिन। तो जब आप इनिशिएशन को समझोगे तो किस तरीके से समझ सकते हो, पहला काम क्या है इनिशिएशन में, सबसे पहले ये जो mRNA होता है ये बाइंड करता है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की प्रोकैरियोट में क्या होती है, 30S, है ना। तो 30S से बाइंड करेगा, तो क्या बन गया, mRNA 30S कॉम्प्लेक्स। और कैसे बाइंड करेगा, उसके लिए आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि राइबोसोम में जो mRNA बाइंडिंग साइट है ना, आपको मैंने बनाया ही था कि जैसे ये राइबोसोम, ये mRNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बस इस mRNA से क्या होगा, जो भी यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, क्योंकि यहाँ पे mRNA बाइंडिंग साइट थी, ये 30S है, ये आपने पढ़ा ही था, ये mRNA बाइंडिंग साइट है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा दिया था। तो ये क्या बन गया, mRNA और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो सबसे पहले mRNA से 30S कॉम्प्लेक्स आके जुड़ा, क्यों जुड़ा, बिकॉज ऑफ mRNA बाइंडिंग साइट। क्या बन गया, mRNA 30S कॉम्प्लेक्स। मैंने टेक्स्ट पढ़े नहीं, ब्लर वगैरह का तो कोई केस नहीं है ना। ये हो गया। अब क्या होगा, ये तो बाइंड कर गया, अब जहां पे भी AUG होगा वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी। तो सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये स्ट्रक्चर क्या है, mRNA 30S कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब इससे क्या जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा tRNA। tRNA कौन सा आएगा, जहां पे भी AUG होगा वहां पे tRNA कौन सा आएगा, मीथियोनिन का tRNA होगा, बिकॉज AUG किसको कोड करता है, मीथियोनिन को। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक ऐसा ट्रांसफर RNA चाहिए जो MET मीथियोनिन वाला हो। तो जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रख दिया जाएगा, mRNA है, उसमें 30S सब यूनिट है, इसमें tRNA है,
जो मीथियोनिन को कैरी कर रहा है, तीनों को मिला के नाम दे दिया गया कॉम्प्लेक्स। ये चीज आ गई कि mRNA 30S से जुड़ गया तो tRNA, मतलब किस सीक्वेंस में क्या चीजें आ रही हैं ये समझना है आपको। सबसे पहले mRNA से स्मॉल सब यूनिट जुड़ती है, क्योंकि प्रोकैरियोट की स्मॉल सब यूनिट 30S होती है, इसलिए 30S लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, लार्ज सब यूनिट नहीं आती, पहले क्या आएगा, पहले वो अमाइनो एसिड आएगा जो AUG के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीथियोनिन, और लेके कौन आएगा, उसका tRNA। तो tRNA विद मीथियोनिन आके बाइंड करेगा। कहाँ पे बाइंड करेगा, जहां भी AUG होगा वहीं पे आके कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन मैच करेगा और वो चीज आ जाएगी। जैसे इस चीज को अगर आप बना के देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। सर हाँ बोलो। ये टीआरएनए के ऊपर मैच क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज चार्ज tRNA होंगे ना, जैसे ये लिखा है tRNA के ऊपर अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड कौन सा होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड तो मीथियोनिन होता है, तो MET स्टैंड फॉर मीथियोनिन, फॉर ओके मीथियोनिन। ये इस तरीके से आपको समझ में आएगा, देखो, क्योंकि डायग्राम यूजुअली हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं। ये हमारा mRNA हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम mRNA। इसके साथ आपने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स है स्मॉल सब यूनिट 30S हो गई, ये mRNA बाइंडिंग साइट हो गई। अब इसके ऊपर क्या आएगा, अब जहां पे भी ये AUG है, लाइक दिस कि ये AUG है, अब इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे tRNA आएगा। मैं tRNA को इस तरीके से बना दे रहा हूँ, जैसे भी आपने किसी क्वेश्चन में देखा था tRNA। यहाँ पे ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या आएगा MET, ये 5 प्राइम है। अब tRNA मीथियोनिन का है तो AUG का उल्टा यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली UAC, कोडॉन एंटी कोडॉन की पेयरिंग होगी। इसी का एक इनलार्ज वाला फिगर आपको मैंने पिछली क्लास में बना के दिखाया था। पूरा tRNA को सिर्फ एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन। यहाँ मीथियोनिन आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो जहाँ पे AUG है, मान लीजिए इस पूरे mRNA में AUG जब भी पहली बार आ रहा है तो इस पूरे पेपर पे यानी साइटोप्लाज्म में 20 अमाइनो एसिड अपने अपने tRNA के साथ हैं। जैसे ही पहली बार AUG होगा वहां पे जाके मीथियोनिन का tRNA आके जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे, इस कोडॉन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एंटी कोडॉन है, इसलिए यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, 30S mRNA tRNA FMET कॉम्प्लेक्स। जो अभी आपने लिखा कि ये था mRNA 30S tRNA MET कॉम्प्लेक्स। इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसके ऊपर बड़ी सब यूनिट आएगी, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगी, तभी पूरा राइबोसोम बन पाएगा, है ना। थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, थर्ड रिएक्शन में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है mRNA 30S tRNA MET कॉम्प्लेक्स। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमें जोड़ना है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। लार्ज सब यूनिट क्या होती है, 50S। ठीक, जब 50S जुड़ेगी तो बनेगा क्या, अब 50S और 30S दोनों जुड़ जाएंगे तो राइबोसोम क्या कहलाएगा, 70S। प्रोकैरियोट का राइबोसोम कैसा हो जाता है, 70S हो जाता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, mRNA, अब ये 70S लिखा जाएगा, tRNA MET कॉम्प्लेक्स। इसी को आप बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोकैरियोट का इनिशिएशन है। वो भी मैंने आपको ब्रीफ में पढ़ाया है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज इसमें भी और कुछ डिटेल है। मतलब किसी भी प्रोसेस का इनिशिएशन सबसे कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये, अब हम अगर इसको डायग्राम से दिखाएं तो कैसे बना होगा, इसको आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि ये mRNA है, यहाँ पे AUG है। सर हाँ बोलो। सर टीआरएनए जब भी चार्ज होगा जब उसके ऊपर मैच लगा होगा। मतलब ही यही है, और क्या, अगर MET हटा दोगे तो अनचार्ज हो जाएगा। सर MET के अलावा कुछ और भी तो कर सकता है, इसका डाउट तो ये भी और है। कैसे आएगा, AUG के करस्पॉन्ड और कुछ है ही नहीं ना, और क्या लाओगे बताओ। ओके सर, ओके। सर
आगे वाले जो टीआरएनए होंगे सर, वो हाँ उन पे सर कोई और अलग अलग लगाओ ना सर अमीनो एसिड। हाँ, बस अब इसके बाद जो तीसरा जो कोडॉन आएगा उसका टीआरएनए और होगा, फिर यहाँ जो कोडॉन आएगा उसका टीआरएनए अलग है। ये तो पहला है ना, तो सर हम इनिशिएशन तो पढ़ सर रहे उन हैं तो फर्स्ट तो टीआरएनए को हम मीथ्योनीन चार्ज नहीं होगा। करेंगे सर, सॉरी, उन टीआरएनए को हम चार्ज नहीं करेंगे। नहीं चार्ज है ना, अगर मीथियोन अमीनो एसिड के साथ है तो चार्ज होगा, ओके वो सर। तो सारे ही चार्ज हैं। हमारे पास 20 चार्ज टीआरएनए ऑलरेडी हैं। जो पहली रिएक्शन आपने लिखी एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, उसका मतलब ये है कि हमने 20 टीआरएनए को चार्ज कर दिया, सबको उनके अमाइनो एसिड पकड़ा दिए। अब करना क्या है, सिंथेसिस में पहला अमाइनो एसिड तो मीथियोनीन वाला कोड होता है क्योंकि ये इनिशिएशन कोडॉन है। तो पहला जो टीआरएनए आएगा वो तो मीथियोनीन का ही आएगा ना। अब इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो वो इलोंगेशन का स्टेप आएगा, अभी तो हम इनिशिएशन समझ रहे हैं। तो इनिशिएशन में तो पहला अमाइनो एसिड यही बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को लेके आना है। ये वाला जो है वो यही लिखा हुआ है। अब लार्ज सब यूनिट जब आएगी तो ऐसे आती है कि जो ये टीआरएनए और ये कोडॉन एंटीकोडॉन वाला जो सेक्शन है ये राइबोसोम की पी साइट के अंदर जाए। राइबोसोम में ईपीए बनाया था ना आपने, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये आना चाहिए पी साइट के अंदर। फिर यहाँ क्या आएगा, ए साइट आएगा, इधर क्या बनेगा, ई साइट बनेगा। ये हो गया लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। यही तो बनाया था आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर। तो पहले टीआरएनए आता है, ऐसे नहीं होता कि पहले राइबोसोम जुड़ जाएगा उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी। राइबोसोम पूरा जब बनेगा तो बाद में। पहले क्या हुआ था, सबसे पहले एमआरएनए से स्मॉल सब यूनिट जुड़ा था 30s, तो एमआरएनए 30s कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर दूसरे स्टेप में एमआरएनए 30s कॉम्प्लेक्स से पहले उसका टीआरएनए आएगा। अब टीआरएनए एयूजी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, मीथियोनाइल टीआरएनए, तो मीथियोनिन वाला टीआरएनए आके जुड़ गया, तो एमआरएनए 30s टीआरएनए एमईटी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इसके ऊपर लार्ज सब यूनिट आएगी दैट इज 50s। जब 50s आएगी तो पूरा राइबोसोम क्या बन जाएगा, पूरा राइबोसोम 70s कहलाएगा। लेकिन जब ये आएगा तो ये ऐसे आना चाहिए कि ये जो टीआरएनए है वो इसकी पी साइट में फिट हो, ए साइट में नहीं होगा, ई साइट में नहीं होगा। ये कहाँ फिट होगा, पी साइट के अंदर फिट होगा। जब ये यहाँ फिट होगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये पूरा आएगा और इस सब में एनर्जी जो लगेगी वो जीटीपी की फॉर्म में लगती है ना। यहाँ जो एनर्जी चाहिए वो जीटीपी चाहिए। आप यहाँ पे बस इनिशिएशन में जो आप लिख सकते हैं वो लिख लीजिए कि इनिशिएशन में एनर्जी यूज्ड एज जीटीपी, एटीपी नहीं होता, जीटीपी यूज होता है। मतलब अगर आप सेल में इमेजिन करो तो एक बैक्टीरिया के पास सब अलग अलग था, 30s अलग, 50s अलग, एमआरएनए अलग, टीआरएनए अलग, अमाइनो एसिड अलग, सब अलग अलग पड़ा हुआ है। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग होगा तो इन सबको जोड़ के पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको आप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हो। तो रिएक्शन किस सीक्वेंस में हुई मैंने केवल वो आपको समझाया, वो भी अपने तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई इतना डिटेल नहीं दे रखा कि इनिशिएशन कैसे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि इनिशिएशन कैसे हो रहा है। इनिशिएशन ऐसे हो रहा है कि सबसे पहले अमाइनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ो, तो रिएक्शन बन गई एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सारे टीआरएनए चार्ज हो गए। अब क्या करना है, दूसरे नंबर पे एमआरएनए के साथ जुड़ेगा 30s, तो एमआरएनए 30s कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है, एमआरएनए 30s कॉम्प्लेक्स पे जो टीआरएनए अमाइनो एसिड वाला है वो आएगा, तो क्या बन जाएगा, एमआरएनए 30s टीआरएनए एमईटी कॉम्प्लेक्स। और फिर चौथे नंबर पे फाइनल स्टेप में ये होगा कि जो लार्ज सब यूनिट है वो ऊपर कैप के जैसी फिट होगी, और जब वो फिट होगी तो ऐसे फिट होगी कि ये जो टीआरएनए एमईटी कॉम्प्लेक्स कोडॉन एंटीकोडॉन वाला जो बना है ये लार्ज सब यूनिट की पी साइट के अंदर जाए। फिक्स है, ये ए में नहीं जा सकता, ई में नहीं जा सकता। तो जब आप फिट करेंगे स्मॉल के ऊपर लार्ज तो इसी तरीके से करेंगे। अब जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो इसको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। ये प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। क्लियर।
अब इसके बाद मान लीजिए इलांगेशन आएगा। इलांगेशन का फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ है। इलांगेशन में कैसे करना है मैं आपको यही समझा देता हूँ, क्योंकि उसको फिगर से बनाने में तो पूरी क्लास लग जाएगी। इलांगेशन में क्या करना है आपको, आपको बस ये समझना है कि ये बन गया, यहाँ तक क्लियर है सबके माइंड में। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी होगा, मान लीजिए ये AUG है तो फिर यहाँ पे दूसरा होगा। कौन सा दूसरा होगा, कुछ भी मान लेते हैं, लाइक यहाँ पे CCC लिख लेते हैं। CCC प्रोलीन को कोड करता है, आप जेनेटिक कोड की टेबल से देख सकते हैं। ये ए नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड होगा वो यहाँ आके वेट करता है। तो अगर मान लीजिए AUG से शुरुआत होनी है, इससे पहले भी कोडॉन है बट वो AUG नहीं है, इसलिए यहाँ मैटर ही नहीं करता, ये तो 0 के बराबर है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस AUG से ही स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट कोडॉन है। तो पहला ये होगा, इसके बाद जो दूसरा है वो राइट है। अगर यहाँ पे CCC है तो यहाँ ब्लैक से आप tRNA कौन सा बनाएंगे, वो जिसमें प्रोलीन आता हो, PRO, क्योंकि CCC किसका कोड है, प्रोलीन का है। ऐसे फिर थर्ड यहाँ पे मान लीजिए UU है तो यहाँ क्या आएगा, फिनाइल एलिलीन आएगा, PHE आएगा, है ना। इस तरीके से AA लिखा हुआ है तो मान लीजिए वो लाइसिन का है तो LYS आएगा। जो है वो आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर आके इकट्ठा हो जाएंगे, केवल अगला यहाँ पे आएगा। जो आना है वो A साइट में ही आना है। तो यहाँ पे कोडॉन तो बहुत सारे हैं, पर जो सेकंड नंबर का होगा वो इसके अंदर फिट होगा। केवल जो थर्ड नंबर का है वो राइबोसोम से बाहर का है, उसके लिए कोई अलग से साइट नहीं बनी हुई है और ना वो आएगा। ये राइबोसोम क्या करेगा, ये mRNA पे स्लाइड करेगा, खिसकेगा। जब ये यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा तो ये वाला जो एरिया है ये आ जाएगा P साइट के अंदर, यहाँ पे जो नया है वो बन जाएगा A साइट, और जो ये ब्लैक है वो चला जाएगा E साइट में। केवल आप इसको खिसकाते जाओगे तो एक एक अमाइनो एसिड एक्सपोज होता जाएगा। जब एक एक अमाइनो एसिड एक्सपोज होता जाएगा तो उसके हिसाब से प्रोटीन की सिंथेसिस इलोंगेट करती जाएगी, जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में आना चाहिए वो आता रहेगा। और अमाइनो एसिड जुड़ते कैसे हैं, वो अपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, CONH, है ना। पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमीन ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। ये फिक्स है कि पहले का कार्बोक्सिलिक ही होगा। अगर आप नोटिस करें या कभी आपने 11th में अपने सर से पूछा हो या सोचा हो इस तरीके से कि सर CONH बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्या NHCO को ही पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे? NHCO क्यों नहीं बोला जाता, CONH बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड क्यों बोलते हैं? तो उसका रीजन है, CONH इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर होती है, नेचुरल कंडीशन में होती है, तो जैसे यहाँ पे अमाइनो एसिड ये मीथियोनिन है, तो मीथियोनिन में जो फ्री होगा वो केवल कार्बोक्सिलिक होगा। इसका अमीन वाला यहाँ पे जो एडेनिन आएगा CCA, आपने tRNA के स्ट्रक्चर में बनाया है, तो वो यहाँ पे यूज हो रखा होगा। तो फ्री क्या है इस अमाइनो एसिड का, कार्बोक्सिलिक। तो पहले अमाइनो एसिड का हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होता है, दूसरे अमाइनो एसिड का फिर डेफिनेटली अमीन आएगा, क्योंकि CONH बॉन्ड किस में बनता है, कार्बोक्सिलिक और अमीन के बीच में। तो ऐसे करके जुड़ते जाएंगे, CONH बॉन्ड बनते जाएंगे, चेन इलोंगेट करती जाएगी। चेन इलोंगेट करने का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ से चेन लंबी होती जाएगी, यहाँ से नए नए आते जाएंगे। एग्जिट साइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो मीथियोनिन है ये काट के दूसरे में जोड़ दिया जाएगा तो ये tRNA खाली हो गया, अनचार्ज, तो ये tRNA यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से नया आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। बीच में जो अमाइनो एसिड है वो जुड़ते जाएंगे और यहाँ पे जो आपने एग्जिट टनल बनाई थी यही पॉलीपेप्टाइड घूम के इकट्ठा होता रहेगा। जितना भी पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो राइबोसोम से बाहर नहीं जाएगा, यही स्टोर होता रहेगा। और लास्ट में जब ये कॉम्प्लेक्स खुलेगा, जब ये अलग होगा, ये अलग होगा, mRNA अलग होगा, तो फिर यहाँ से पॉलीपेप्टाइड फ्री हो पाएगा, है ना। तो इलोंगेशन और टर्मिनेशन के डायग्राम तो नहीं बना सकते अभी हम, पर जो बेसिक आइडिया है बस वो आप ले सकते हैं। करना क्या है, दो चीजें हैं, एक तो इस राइबोसोम को mRNA के ऊपर घुमाना है, स्लाइड करना है। जब ये स्लाइड करेगा तो नए नए जो कोडॉन है वो A साइट के अंदर आते जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे है तो एक आ गया, अब ये वाला जो तीसरे नंबर का होगा वो राइबोसोम के अंदर नहीं है, तो जब ये राइबोसोम खिसकेगा तो ये वाला तो एग्जिट कर जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, ये P हो जाएगा, ये A हो जाएगा। फिर और खिसकेगा तो ये निकल जाएगा, ये P और ये A बन जाएगा। फिर और खिसकेगा तो ये P और ये A, PA 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 ऐसे शिफ्ट करेगा। इस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट करने के लिए हमें फैक्टर तो चाहिए होते हैं ऑफ कोर्स, बट राइबोसोम स्लाइड करता है ओवर mRNA, जिससे नए नए कोडॉन A साइट के लिए एक्सपोज होते जाते हैं। और दूसरे में स्टेप में क्या होना है, इस अमाइनो एसिड को जब काटा जाएगा तो
पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक दूसरे अमाइनो एसिड के अमीन के साथ जुड़ेगा। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है, और आपने बायोमॉलिक्यूल्स में भी इस चीज को पढ़ा होगा। टर्न कर दूं? सर हाँ बोलो। सर पेप्टाइड बॉन्ड पी और ई साइड के बीच में बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड पी और ए के बीच में, ये सर ए के बीच में कैसे बनेगा, क्योंकि वहां पर तो नया आएगा ना सर। हाँ, फिर ये यहाँ से काट के अलग किया जाएगा ना। देखो, आपके क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से समझा के देख सकता हूँ। इनिशिएशन हमारा पूरा हो गया। थर्ड स्टेप पे क्या आएगा? थर्ड स्टेप पे आएगा इलोंगेशन। चलो अब एक मिनिमम आइडिया ले ही लो, है ना। इलोंगेशन में क्या करना है? इलोंगेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। एक तो चाहिए एंजाइम, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, ट्रांसलोकेज। किस चीज के लिए है ये? फॉर स्लिपिंग, स्लिप करना ओवर एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर खिसकने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो ट्रांसलोकेज होता है ना। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। ये राइबोसोम स्लिप करेगा ओवर एमआरएनए। और दूसरी चीज हमें चाहिए, एक और एंजाइम चाहिए जो बॉन्ड बनाएगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये किसके लिए चाहिए? दिस इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन टू अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उसके लिए, BW बिटवीन के लिए लिख दिया मैंने, बिटवीन टू अमाइनो एसिड, है ना। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वह बायोमॉलिक्यूल में भी रिफर कर सकते हैं, वहां भी आप समझ सकते हैं। और नहीं तो फिर आप यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो आपको याद रखना है कि पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक होगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बनाऊं, अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये COOH है, ये H, यहाँ पे मान लेते हैं R, यहाँ पे NH2। एक कायरल कार्बन चाहिए जिससे एक कार्बोक्सिलिक और एक अमीन ग्रुप अटैच हो। ये कायरल है तो इसके लिए चारों वैलेंसी अलग अलग चीजों से ऑक्युपाई कर रखी है। तो अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आप यही बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा था? मीथियोनिन। अगर मैं इसको मीथियोनिन लिखूंगा तो मुझे R का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो उतनी आपकी जरूरत नहीं है ना। दूसरा अमाइनो एसिड लेना है आपको, उसका अमीन, तो HNH डबल बॉन्ड O, सर यहाँ पे CR लिख लीजिए, R डैश कर लीजिए, ये एक ही बॉन्ड है। ये आएगा COOH और यहाँ भी H। ये सेकंड अमाइनो एसिड है, या नेक्स्ट अमाइनो एसिड बोल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, -H2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड, लाइक HCR। ये हुआ C डबल बॉन्ड O, ये हुआ NH, ये आ गया C, ये हुआ R प्राइम, COOH। यहाँ पे भी बैलेंस कर दीजिए H से, यहाँ बैलेंस कर लीजिए अमीन से। ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया CONH। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये बायोमॉलिक्यूल का ही डायग्राम है। बस आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रखना है कि मीथियोनिन का कार्बोक्सिलिक होगा और आगे जो भी अमाइनो एसिड आता हो उसका अमीन होगा। ये फिक्स है, इसको आप बदल नहीं सकते कि आप ये कहें कि सर पहले अमाइनो एसिड का अमीन ले लें तो क्या होगा। नहीं ले सकते, क्योंकि पहले अमाइनो एसिड का जो फ्री ग्रुप है वो केवल कार्बोक्सिलिक है, उसका अमीन ही एक्चुअली टीआरएनए के एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए ये बोला जाता है। तो फर्स्ट का कार्बोक्सिलिक दूसरे के अमीन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ जो एंजाइम चाहिए वो ये है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज।
इसका काम ही है कि फॉर्मेशन इस चीज को कंप्लीट करना, स्लाइड करना ट्रांसलोकेस का काम है, और बॉन्ड बनाना इसका काम है। तो ऐसे इलोंगेशन होता है। यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी सेम जीटीपी। है ना। जो भी आज आपने मैकेनिज्म में पढ़ा है वो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप समझ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और लग के भी अगर आप समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें से मुझे आपके लेवल की बात है, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसे पढ़िएगा, याद करिएगा। एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है, बस एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखी हैं उन लाइन को समझने के लिए बस एक तरीका ये हो सकता है कि आप एलोंगेशन को इस तरीके से समझें। समझ लेंगे। इसको भी बना के दिखाऊं, ओके सर। हो जाएगा। बस इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन आएगा। टर्मिनेशन की लाइन एनसीईआरटी में है, वो आप एक दो लाइन जो दे रखी है वो देख लीजिए। टर्मिनेशन कहाँ होता है वो मैंने आपको बताया कि जैसे कोई स्टॉप कोडॉन आएगा, UAA, UAG, UGA, तीनों में से कोई भी अगर एक कोडॉन आएगा तो वहां पे सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड रुक जाएगी। आप लिख सकते हैं कि एज सून एज राइबोसोम रीचेस टू ए स्टॉप कोडॉन, UAA, UGA, UAG, तीनों में से कोई भी अगर हो, एट ए साइट, APA, EPA आपको राइबोसोम में पढ़ाई है, तो जैसे कोई ए साइट पे स्टॉप कोडॉन आएगा वहीं पे आप कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड टर्मिनेट्स। अपने आप रुक जाएगी। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी पी साइड पे क्या होगा, लास्ट वाले पे पी साइड पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज तो चेन को काट ही चुका है, तो पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो चुका होता है। as the tRNA is hydrolyzed। आपको मैंने लिखाया था कि टर्मिनेशन के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम रिलीज फैक्टर बोलते हैं, है ना। इनिशिएशन, ये जो कॉम्प्लेक्स है, आप जो भी इलोंगेशन पढ़ रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। आप इसको लिख सकते हैं इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स इज डिसॉल्व, सारा खुल जाएगा। 30S अलग, 50S अलग, RNA अलग, और पॉलीपेप्टाइड अलग, tRNA अनचार्ज फॉर्म में अलग, सब अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होगा तो क्या बोला मैंने, 30S अलग हो गया, 50S अलग हो गया, mRNA अलग हो गया, tRNA खाली हो चुके हैं कि उनके उनके अमाइनो एसिड को जोड़ के तो पॉलीपेप्टाइड बना दिया गया होगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। जो पॉलीपेप्टाइड बना वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कई बार, कि जो पॉलीपेप्टाइड बनता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बस ये कुछ लाइंस एनसीईआरटी में मेंशन है, आप उनको पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा idea।
मैंने लास्ट क्लास में आपको नोट्स सेंड नहीं किए थे। एक्चुअली मेरा फोन सर्विस सेंटर गया हुआ है, कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट था, तो वो ऑन ही नहीं हो रहा है। और सारे सर ग्रुप, मैसेज आपके पास हाँ नहीं पहुंच रहा कॉन्टेक्ट है। उसमें नहीं है। कुछ नहीं, वो आ गया है। आज रात में मैं उसे ओपन करूंगा आराम से बैठ के, तो रात तक आपको पिछले क्लास का भी और इस क्लास का भी पीडीएफ भेज दूंगा। तो 2 दिन बंद ही रहा पूरा फोन वो। ठीक है, ये टर्मिनेशन है। आएगा इलॉन्गेशन समझ में? इलॉन्गेशन का मैंने फिगर नहीं बनाया, इनिशिएशन के स्टेप्स आपको समझने थे। और रिलीज फैक्टर, ये टर्मिनेशन तो इजी है, बिकॉज जैसे ही कोई स्टॉप कोडाउन आएगा, आपने अभी जैसे डायग्राम बनाया था मैंने, ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक रनिंग पॉलीपेप्टाइड बन गया। अब यहाँ पे एक कोडॉन आ गया यूएए। यूएए एक स्टॉप कोडॉन है। अगर एक स्टॉप कोडॉन है तो वो किसी अमाइनो, यहाँ पे कोई टीआरएनए तो आएगा ही नहीं, क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई अमाइनो एसिड होता ही नहीं है। जब कोई अमाइनो एसिड होता नहीं तो यहाँ कोई टीआरएनए नहीं आएगा। लेकिन पी साइड पे जो एंजाइम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो मैंने लिखा, वो इसको तो यहाँ से कट कर चुका है। जो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बन रहा है वो तो कट हो चुका है। तो अगर वो कट हो चुका है लेकिन यहाँ पे किसी और से जुड़ नहीं सकता वो, क्योंकि यहाँ पे कोई नया अमाइनो एसिड होगा ही नहीं। उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन। कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जैसे ये लिखा है कि पी साइड पे जो पॉलीपेप्टाइड है वो तो हाइड्रोलाइज हो चुका है, रिलीज हो चुका है, बिकॉज टीआरएनए उसको काट चुका है, छोड़ चुका है। और अगली जगह ए साइड पे आपको मिल रहा है एक स्टॉप कोडॉन। तो जब ये दोनों सिचुएशन आएंगी तो उसी रिएक्शन को या उसी मोमेंट को हम टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन बोल देते हैं, क्योंकि उसके आगे फिर कुछ नहीं हो सकता है ना। पॉलीपेप्टाइड काटा जा चुका है और आगे कोई अमाइनो एसिड आने वाला है नहीं, तो जुड़ किसी से सकता नहीं, तो इसका मतलब है कि वो रिलीज हो जाएगा। बस ये स्लाइड करेगा। इलॉन्गेशन में यही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इलॉन्गेशन का फिगर दिया है कि इसको आपको अलग अलग जगह पे स्लाइड कराना है, उसी से इलॉन्गेशन आपको समझ में आएगा। क्लियर? ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हो गया। ट्रांसलेशन जो टॉपिक था हमारा वो पूरा हो गया। किसी को कोई डाउट है ट्रांसलेशन में? कुछ बताओ मुझे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ मूव करते हैं। नहीं? सर हाँ बोलो। सर जब टर्मिनेशन होता है तब कोई एनर्जी यूज नहीं होती क्या? नहीं, टर्मिनेशन में कोई एनर्जी नहीं आएगी। ओके सर। एनर्जी चाहिए राइबोसोम को खिसकाने के लिए, एमआरएनए पे स्लाइड करने के लिए, है ना। उसमें एनर्जी खर्च होती है, जीटीपी। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो उसमें एनर्जी यूज हो रही है जीटीपी की फॉर्म में। टर्मिनेशन में तो ये हो गया ना कि जैसे मान लीजिए कोई एक तरफ एक हाथ से किसी को पकड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ वो उसी चीज को ट्रांसफर करता जा रहा है। आपने मान लीजिए आप एक बीच में खड़े हो, आपने एक हाथ से किसी चीज को लिया और दूसरे हाथ से किसी को दे दिया। अब हो क्या रहा है, आप जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन पे आपने, आपसे पहले कोई था तो आपने ले तो लिया, लेकिन आपके बाद कोई एक्चुअली उस पोजीशन में है ही नहीं जिसको आप दोगे, और आप अपने पास रोक तो सकते नहीं। तो बेसिकली क्या होगा, आपको वो चीज छोड़नी पड़ जाएगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि ए साइड पे कुछ है तो है नहीं, क्योंकि कोई अमाइनो एसिड आ ही नहीं रहा, लेकिन पी साइड से अपना काम पूरा हो गया। पी साइड से पॉलीपेप्टाइड को काटना होता है तो वो काटा जा चुका है। तो जब पॉलीपेप्टाइड कट जाएगा और किसी और अमाइनो एसिड से जुड़ेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि सिंथेसिस पूरी हो गई, वो वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा। इस तरीके से आएगा। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं 5 मिनट लेके आपको वो भी मेरे हिसाब से समझ पाओ तो वो बना देता हूँ। देखना कैसे होता है। नो सर, सर समझ गया, थैंक यू। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक। ये यहाँ तक पूरा हमारा एक तरीके से सेक्शन ही अलग हो गया। हमारा ये सारा लिंक था, ट्रांसक्रिप्शन, फिर हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था, फिर हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था, बीच में और भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे। तो ये एक तरीके से पूरा एक बड़ा सा टॉपिक था जो यहाँ पे आके हमारा फिनिश हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कोई भी जीन अपना काम अगर करती है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये देखते हैं, नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब ये समझना है कि आप कौन से जीन को एक्सप्रेस करोगे।
रेगुलेट करोगे। अब इसको इस तरीके से समझो, जैसे आप अपने बुक में पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कि जीन के एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड, है ना। जीन का एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन एक्सप्रेस होती है। आपने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वन पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर गवर्न्स वन कैरेक्टर, तब भी बोला था कि जो कैरेक्टर है वो प्रोटीन की वजह से वो मॉर्फोलॉजिकली दिखाई देता है। तो किसी भी जीन के एक्सप्रेस करने का मतलब है कि वो प्रोटीन बना रही है, वो पॉलीपेप्टाइड बना रही है। कैसे बनाएगी? वाया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। वो पूरा टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि जीन अपना प्रोडक्ट यानी पॉलीपेप्टाइड बना तो रही है, क्या ये जीन हमेशा काम करती रहेगी थ्रू आउट लाइफ, जब से हमारी बॉडी के अंदर लिविंग स्टेटस आया और जस्ट बिफोर डेथ तक ये नॉन स्टॉप 24/7 अपना प्रोडक्ट बनाती जा रही है? अगर कोई ऐसी जीन होती है तो उसे रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो तो अपना काम कभी रोक ही नहीं रही, हमेशा ऑन है, ऑलवेज ऑन, उसको हम कभी बंद करते ही नहीं है। तो देयर आर फ्यू जीन्स जिनका एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं होता, जिनके एक्सप्रेशन को हमें रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट या उनसे बनने वाली प्रोटीन की जरूरत हमें 24/7 थ्रू आउट आवर लाइफ है। इसीलिए ऐसे जीन्स का रेगुलेशन नहीं होता। पहले तो आपको यह समझना है कि कौन से जीन को रेगुलेट करोगे। क्या सारे जीन को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है? तो सारे जीन्स हमारी बॉडी में रेगुलेट नहीं होते। तो जो रेगुलेट होते हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही, पर जो रेगुलेट नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग स्टाफ का काम क्या होता है? हमेशा बिना रुके अपना काम करना। अगर आप किसी हॉस्पिटल या बड़े से किसी होटल में जाइए तो 24/7 हाउस कीपिंग स्टाफ काम करता है। होटल बंद भी होगा तो भी हाउस कीपिंग स्टाफ अपना काम करेगा। 3 शिफ्ट में करेगा, 4 शिफ्ट में करेगा, 4 लोगों को 24 घंटे के लिए, 6-6 घंटे के लिए अपॉइंट कर दिया गया, पर 24 आवर्स काम कर रहा है। सेम सिचुएशन आर हियर। एग्जाम्पल आपकी बुक में क्या दिया है? जैसे हमारी बॉडी में जीन्स बना है जो एंजाइम बनाती है हेक्सोकाइनेज। पढ़ा है आपने एंजाइम हेक्सोकाइनेज? बताओ, हेक्सोकाइनेज एंजाइम याद है? कहीं पढ़ा है एनसीईआरटी में? सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यस सर। बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट एंजाइम ना। ग्लाइकोलिसिस में आप ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, एंड दैट एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, दैट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज। अब इमेजिन करिए कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम है तो इसका मतलब प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा तो हेक्सोकाइनेज को बनाने वाला जीन भी होगा। अब क्या बॉडी में ऐसा हो सकता है कि आप हेक्सोकाइनेज की सिंथेसिस को रोक दें? क्योंकि हेक्सोकाइनेज No, रुकने sir. का मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। आपने नो तो बोल दिया, लेकिन ग्लाइकोलिसिस क्या हमेशा होती है? सर हमें हेक्सोकाइनेस की हमेशा जरूरत होगी ना, ग्लाइकोलाइसिस हमेशा होगी। मतलब अगर लेकिन आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ये भी तो पढ़ा है कि आप फैट को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, प्रोटीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, और प्रोटीन और फैट अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो उसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, उसमें तो केवल क्रैब साइकिल होती है। पढ़ा है उसी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, लास्ट में लिखा है फेट ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सटेट, जहाँ पे एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ाया गया है आपको। तो वहां पे ये बताया गया होगा कि अगर आप फैट को ऑक्सीडाइज करो तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, फैट को ऑक्सीडाइज करके सीधे क्रेब साइकिल होगी, उसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होती। तो हम फैट को अगर यूज करें तो ग्लाइकोलिसिस यानी हेक्सोकाइनेज की जरूरत नहीं है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी बॉडी की हर एक सेल एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन रोक दे। एक जगह हो सकता है, 2 जगह हो सकता है, 4 जगह हो सकता है कि चलो ग्लूकोज नहीं है, फैट को ऑक्सीडाइज कर लो क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो हेक्सोकाइनेज की जरूरत थोड़ी देर के लिए उन सेल्स या उन बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन को नहीं होगी। बट अगर आप ये इमेजिन करें कि हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल ग्लाइकोलिसिस को रोक दे और सीधे वो रेस्पिरेशन में एंटर कर जाए वाया क्रेब साइकिल, देन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हेक्सोकाइनेज को बनाने वाले जो जीन होते हैं उनका जो काम है, मतलब वो जो एंजाइम बना रहे हैं, वो नॉन स्टॉप वर्क है, वो हमारे बर्थ से लेके जस्ट बिफोर डेथ तक कॉन्टिन्यूस होगा। ऐसे ही आपने एटीपी की हाइड्रोलिसिस पढ़ी होगी। एटीपी से क्या बनता है? एडीपी। एंजाइम क्या चाहिए होता है? एटीपेज लिखते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, जो एटीपी से एडीपी बनाता है। और बॉडी में एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे 24 घंटे जरूरत होती ही है। तो एटीपेज अगर एक एंजाइम है तो इसको बनाने वाला जीन कभी रुकता नहीं है, वो भी नॉन स्टॉप वर्क करता है। सो पहली चीज ये कि देयर आर फ्यू जीन्स जिनका वर्क कभी बंद नहीं होता,
क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो हमें हमेशा चाहिए। सच जीन्स आर कॉल्ड हाउस कीपिंग जीन, या इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स बोलते हैं। तो पहले तो आपको ये पढ़ना है कि किन के लिए ये टॉपिक एप्लीकेबल नहीं है ना? देखिए, फर्स्ट इनको क्या बोलते हैं? हाउस कीपिंग या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये वो हैं जो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होते हैं, है ना? जीन्स विच आर constantly expressed themselves। कहाँ? इन ए सेल, अगर बैक्टीरिया है तो सिंगल सेल का, या ऑर्गेनिज्म। फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज, हमारी जो नॉर्मल सेल की या बॉडी की एक्टिविटीज है उनके लिए, है ना? इसमें एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको? फॉर एग्जांपल जीन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ऐसे ही एटीपेज एंजाइम, और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा। या तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम की जो जीन्स हैं वो, या एटीपेज एंजाइम की जीन है वो, या इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये वो जीन्स हैं जो हमेशा अपना काम करते हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट की जरूरत हमें हमेशा है। तो ऐसे जीन का तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं। रेगुलेशन होता किसका है? रेगुलेशन उनका होता है जिनके प्रोडक्ट या तो हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए या कुछ टाइम के लिए नहीं चाहिए, दोनों बातें हो सकती है ना? ऑन या ऑफ। मान लीजिए कोई जीन ऐसा है जो हमारी बॉडी अगर 10 घंटे काम कर रही है तो 8 घंटे उसकी जरूरत पड़ेगी, 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ेगा। 2 घंटे जरूरत नहीं है तो एंजाइम क्यों बनाना? एंजाइम बनाने में तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही है, सेल को इतना काम करना पड़ेगा, तो 2 घंटे वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसे उल्टा समझ सकते हैं कि 10 घंटे में से हो सकता है कि उसकी जरूरत केवल 2 घंटे हो, तो 8 घंटे नहीं बनेगा, केवल 2 घंटे के लिए बनेगा। तो 8 घंटे ऑन है, 2 घंटे ऑफ, या 2 घंटे ऑन है, 8 घंटे ऑफ। इस तरीके से दोनों बातें हो सकती है। उन्हीं जीन्स के लिए ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन उनका रेगुलेट होता है जो या जिनके प्रोडक्ट हमें हमेशा नहीं चाहिए, या तो कुछ देर के लिए चाहिए, मोस्टली नहीं चाहिए, या मोस्टली चाहिए और कुछ देर के लिए नहीं चाहिए, दोनों बातें हो सकती हैं। इनको बोलते हैं फिर आप लग्जरी जीन्स या नॉन कॉन्जिक्यूटिव। बोलो सर, कुछ ऐसी जीन्स भी तो होती है जो कभी एक्सप्रेस नहीं होती। जो कभी एक्सप्रेस नहीं होते वो तो हमारी बॉडी का वेस्ट हो गया। सर, जैसे इंसुलिन का जीन हर बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट है, लेकिन वर्क ओनली पैनक्रियाज में करता है। हाँ, तो जहां जरूरत है वहीं करेगा ना। ऑफ कोर्स सेल तो हमारी बॉडी का, अब सेल तो आपकी पूरी बॉडी तो एक जाइगोट से बनी है ना। अगर एक जाइगोट से बॉडी बनी है तो इसका मतलब जीन तो सारी सेल्स के अंदर कॉमन ही होंगे, एक्सप्रेस केवल किसी सिचुएशन में कर रहे हैं। इसीलिए तो आप अगर इंसुलिन का जीन बोलोगे तो वो इस कैटेगरी में आएगा जिस कैटेगरी में अभी आप पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप रेस्पिरेशन इमेजिन करो तो बॉडी की हर सेल एरोबिकली रेस्पायर करती है ना, चाहे वो लिवर की सेल हो, चाहे किडनी की हो, चाहे ब्रेन की हो, चाहे किसी और बॉडी पार्ट की हो। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमारी बॉडी में हर एक सेल करेगी, ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म रेस्पिरेशन। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लाइकोलिसिस हर सेल में होगी, तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स तो कभी बनने बंद ही नहीं होंगे, वो तो हमेशा बनते रहेंगे ना, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक बनते रहेंगे। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। कोई कुछ? सर जब डेथ हो जाती है तब भी सेलुलर लेवल पे ये सारी चीजें काम करती रहेंगी ना, जब तक बॉडी डिग्रेड नहीं हो जाती पूरी? नहीं, आपकी इसमें तो 2 इशू हैं। हमारी बॉडी में जैसे हार्ट के लिए कहा जाता है कि वो हमारी डेथ के कुछ मिनट्स तक अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर बीट रहती है,
तो अगर वो एग्जाम्पल आप छोड़ दें या जहां भी आपने सुना हो उस चीज को छोड़ दें, तो डेथ होने का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। लिविंग वर्ड में पढ़ाया गया होगा आपको कि डेथ होने का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जब मेटाबॉलिज्म ही रुकी जाएगी, मतलब जब कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही, तो उनके एंजाइम्स भी क्यों बनेंगे, सब बंद हो जाएगा। डेथ होने के बाद कुछ नहीं बनता है ना। कुछ केस में जो आप सुनते हैं कि हार्ट बीट रहती है, लोग डेथ हो जाते हैं फिर भी हार्ट बीट करता रहता है। तो हार्ट बीट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कई बार ये होता है कि लाइट नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी आपको बहुत डिम लाइट दिखाई देगी आपकी एलईडी में, बिकॉज देर इज माइन्यूट करंट स्टिल प्रेजेंट। हालांकि वो उतना नहीं है जितना आपकी पावर सप्लाई या जितने आपके घर के लिए चाहिए। सिमिलर वे में यहाँ पे भी है, या जैसे न्यूरॉन्स का केस है तो वहां पे भी यही है कि जिस दिन डेथ हुई, जिस मोमेंट पे डेथ हुई, उसी पर्टिकुलर सेकंड पे आप कहें कि डीपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन सब खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट। तो उसमें डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म वेरिएशंस आते हैं, लेकिन इन जनरल हम यही बोलते हैं कि डेथ का मतलब है मेटाबॉलिज्म रुक गई। जब मेटाबॉलिज्म ही रुक गई, जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो उसमें कोई भी चीज बनेगी नहीं, सीधी सी बात। सेकंड जीन्स हमारे क्या है? सेकंड जीन्स आर कॉल्ड लग्जरी जीन्स। इनको आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं। इन्हीं के लिए आप रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, लग्जरी और नॉन कॉन्जिक्यूटिव जीन्स। ये वो है जो हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते, विच आर नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। अब जब ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते तो कंडीशन क्या है? कंडीशन फिर ये है कि या तो इन्हें स्विच ऑन करना पड़ेगा, मतलब हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन हमारी बॉडी में जरूरत किसी जीन की मान लीजिए 20 साल के बाद पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि 20 साल के बाद जीन बनेगा, बॉडी तो जाइगोट से बनी, तो इसका मतलब जीन तो जाइगोट में पहले से ही था, बट 20 साल तक वो जीन काम नहीं करता। जैसे आप पढ़ते ही हैं कि एडोलेसेंस में कुछ सर्टेन हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं, तो इसका मतलब उन जीन का एक्सप्रेशन एक टाइम के बाद ही तो हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि पहले साल में ही जो है वो हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन बनना शुरू हो जाए जो 14 या 15 साल में बनने चाहिए। या कोई ग्लैंड आपने पढ़ा कि वो 20 साल के बाद डीजनरेट होना शुरू होती है, तो डीजनरेशन के जो एंजाइम्स है वो 20-21 साल के बाद चाहिए, तो वो शुरू से थोड़ा बन के स्टोर हो जाएंगे, वो 20-21 साल के बाद ही बनेंगे। तो नॉर्मली वो ऑफ हैं, उन्हें एक सिग्नल दिया जाएगा कि अब तुम्हारी जरूरत है, अपना प्रोडक्ट बनाओ, तो उन्हें कंडीशनली ऑन किया जाता है। या उल्टा भी हो सकता है कि नॉर्मली 20 साल तक वो ग्लैंड फंक्शनल है, तो अपने एंजाइम्स बना रही है, हम उनको यूज कर रहे हैं, एक टाइम के बाद उसका फंक्शन खत्म हो गया तो उस एंजाइम की जरूरत नहीं है, तो जीन को ऑफ कर दिया जाएगा। तो नॉर्मली ऑन थे, कंडीशनली ऑफ कर दिए गए, या नॉर्मली ऑफ थे, किसी कंडीशन में ऑन कर दिए गए। ऑन ऑफ अकॉर्डिंगली रेगुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर स्विच्ड ऑन और switched off। ये किस पे डिपेंड करेगा? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जैसी हमारी बॉडी को जरूरत है उस तरीके से इनको ऑन या ऑफ किया जाएगा। अब इसी में आपको जो पढ़ना है डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया है लैक्टोज सिस्टम इन ई कोलाई, क्योंकि हमें प्रोकैरियोट का ही पढ़ना है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ऐसा है। या इसी तरीके से जीन फॉर नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी आपने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा 11th में, 12th चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म दी है, तो उसमें आपको नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्राइट रिडक्टेज ये एंजाइम्स पढ़ाए गए होंगे शायद। अब आपको भी पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हर बार तो नहीं होता। मान लीजिए ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ही आपने जो है वो किसी लेग्यूमिनस प्लांट को मिट्टी में डाला तुरंत रूट नोड्यूल बन गया और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू कर दे। एक टाइम के बाद ही तो रूट नोड्यूल बनेगा, और रूट नोड्यूल जब बन जाएगा तब नाइट्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत है, या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जब हो रही होगी तो इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं हो रही तो नहीं पड़ेगी।
तो जीन को कंडीशनली ऑन या ऑफ जैसे चाहे वैसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे जीन्स जिनको हम ऑन या ऑफ कंडीशनली करते हैं वो लग्जरी जीन कहलाते हैं। अब इनको कब ऑन करेंगे कब ऑफ करेंगे इस बेसिस पे ये दो टाइप के हैं। अभी तक क्लियर है? मतलब बॉडी में कुछ जीन्स तो ऐसे हैं जिनको ऑन या ऑफ करने की कभी जरूरत पड़ती नहीं, वो हमेशा ऑन ही रहते हैं। अगर हमेशा ऑफ है तो वो हमारे कंसर्न में नहीं है, वो तो हमारी बॉडी का वेस्ट हो गया। जब किसी जीन का काम ही नहीं है तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट क्यों है? इस चैप्टर के लास्ट में हम ये लाइन भी पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जिनका कोई फंक्शन बॉडी में नहीं है, बट फिर भी हम कैरी करते हैं। क्यों कैरी करते हैं बाद में देखेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कभी बंद ही नहीं होते, आप पढ़ चुके हैं हाउस कीपिंग। कुछ ऐसे हैं जो आपके सामने पेज है जिनको कंडीशनली ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अब इनको ऑन या ऑफ करने के हिसाब से ये दो टाइप के हैं, है ना। इनको बोला जाता है इंड्यूसिबल जीन्स और दूसरे होते हैं रिप्रेसिबल जीन्स। एक तो ऐसे होंगे लग्जरी जीन्स जिनको इंड्यूस करना पड़ेगा, जिनको फोर्स करना पड़ेगा कि भाई अपना काम करो, अब तुम्हारे प्रोडक्ट की जरूरत है। 20 सालों तक नहीं थी लेकिन अब मुझे इस जीन के प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उन्हें इंड्यूस करना पड़ेगा तो वो काम करेंगे। कुछ ऐसे होंगे कि नई बॉडी में 40 साल तक फंक्शनल था, 40 साल तक तुम्हारे एंजाइम की जरूरत थी, अब बॉडी में उनकी जरूरत नहीं है, अपना काम बंद करो, उनकी सिंथेसिस रोक दो, तो वो उन्हें रिप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मली ऑन थे, तो उन्हें रिप्रेस करना पड़ेगा कि ऑफ हो जाओ। ये नॉर्मली ऑफ होते हैं, इन्हें धक्का देना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा कि अपना काम करो, ऑन हो जाओ। तो ऑन या ऑफ के हिसाब से जो लग्जरी जीन है वो दो टाइप के, इंड्यूसिबल या रिप्रेसिबल। इनका मीनिंग क्या है आप समझ लीजिए। इनको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंड्यूसिबल जीन क्या है, दीज आर नॉर्मली ऑफ। ये नॉर्मल केस में कैसे हैं, शट डाउन है, काम नहीं करते ये नॉर्मली, है ना। किसी कंडीशन में ऑन होंगे, कंडीशनली ऑन, और वो कंडीशन क्या होगी, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जब तक कोई इंड्यूस करने का सब्सटेंस नहीं दोगे तब तक ये ऑन ही नहीं होंगे। अपने आप तो ऑन हो ही नहीं सकते ना, अपने आप तो ये ऑफ है। जब अपने आप ऑन नहीं होंगे तो इन्हें ऑन करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए कोई सब्सटेंस देना पड़ेगा जिसकी वजह से इनका इंडक्शन होगा और ये काम करना किसी कंडीशन में शुरू करेंगे। नॉर्मली तो ये कोई काम नहीं करते, ये इसका उल्टा है। ये क्या है, ये नॉर्मली अपना वर्क करते हैं, किसी कंडीशन में काम नहीं करेंगे, कंडीशनली ऑफ है। और फिर इन्हें ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर। कोई रिप्रेस करने के लिए चाहिए। जब तक रिप्रेसर नहीं दोगे इनको आप कह सकते हो कि स्टॉप नहीं किया जा सकता कि भाई अपना काम मत करो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपना काम बंद कर दो। जैसे आप मान लीजिए ब्लड में सबसे कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का, कि ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे भी तो यही सिस्टम है ना कि इंसुलिन की बॉडी को जरूरत कब है, तभी ना जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो कम करने के लिए इंसुलिन चाहिए, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए। अब किसी का ज्यादा है ही नहीं तो इंसुलिन क्यों चाहिए, हालांकि इंसुलिन ये मेंटेन कर रहा है। अब किसी का लो चला गया तो क्या इंसुलिन आके उसे रोक देगा, नहीं, लो कर चला गया तो ऊपर आने के लिए फिर हमें चाहिए, लेना पड़ेगा, तो उस टाइम के लिए इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। तो या जैसे आपने हार्मोन में फीडबैक इनहिबिशन पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक अमाइनो एसिड हमारी बॉडी बना रही है, उसको बनाने का एंजाइम है, तो एंजाइम का जीन है, उस अमाइनो एसिड की जरूरत है, बनता जा रहा है, यूज करते जा रहे हैं। जब इस अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ज्यादा हो जाएगी तो इसको रोकना पड़ेगा ना कि अब तो इसकी जरूरत जितनी थी उससे ज्यादा बन गया और जरूरत कम हो रही है, बन ज्यादा गया, तो क्या करना पड़ेगा, इस एंजाइम को मैसेज देना पड़ेगा कि अब तुम्हारी जरूरत अभी नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपना काम बंद कर दो। तो ये अमाइनो एसिड जो ज्यादा बना वो धीरे धीरे करके यूज होता जाएगा। जब कम हो जाएगा तो फिर इसको मैसेज दिया जाएगा कि अब तुम्हारी जरूरत है, आओ और अमाइनो एसिड बनाओ। ऐसे तो आप पढ़ते हैं जू में फीडबैक इनहिबिशन पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो खुद ही रिएक्शन को जाके कंट्रोल कर लेता है और कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे चलती रहती है। सारे हार्मोन इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो ऐसे केसेस में ये वाला पैराग्राफ आता है कि नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं,
किसी कंडीशन में वो अपना काम करना बंद करते हैं। उन्हें बंद करने के लिए आपको रिप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। ये क्या कहलाता है? क्योंकि ये नॉर्मली अब ऑफ है, इसलिए इस टाइप के कंट्रोल को हम बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाता है? नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ बोल सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? नॉर्मली अपना काम कर रहे थे तो ये पॉजिटिव कंट्रोल कहलाता है। यूजुअली ऐसे जीन्स जो नॉर्मली ऑफ रहते हैं किसी एक कंडीशन में ऑन होते हैं, ये आपको जीन्स या ये एंजाइम्स ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मोस्ट ऑफ द केस में कैटाबोलिक पाथवे में मिलते हैं, जहाँ पे किसी चीज को तोड़ना होता है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करोगे, उसका ब्रेक डाउन करोगे, उसको कैटाबोलिक एक्टिविटी में ले जाओगे, तब उस चीज की जरूरत पड़ेगी और उनको बनाने वाले जीन को मैसेज देना पड़ेगा कि अब इसकी जरूरत है तो ये काम करो। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? दे आर यूजुअली इन्वॉल्व इन कैटाबोलिक पाथवेज। कैटाबोलिक एनाबोलिक आपने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में ही पढ़ा होगा। ये कहाँ मिलेंगे? जहां सिंथेसिस हो रही होगी, यूजुअली इन्वॉल्व इन एनाबोलिक पाथवे। ये बेसिक डिफरेंस आपको मैंने समझा दिए कि अगर ये स्विच ऑन या स्विच ऑफ की कंडीशन थी इंड्यूसिबल जीन में, तो ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बन सकती है, नॉर्मली ऑन, कंडीशनली ऑफ, नॉर्मली ऑफ, कंडीशनली ऑन, जैसे भी आपने पढ़ा। तो रेगुलेशन बेसिकली इस तरीके से आता है ना। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं समझाऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए, हमारी बॉडी में अगर ये टॉपिक हो रहा होता, हम पढ़ते हैं यूकैरियोट के लिए, तो जब आप किसी प्रोटीन को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जब आप खाने में किसी प्रोटीन को लेंगे, तभी तो आपके स्टमक में पेप्सिन एंजाइम बनेगा। पेप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो एंजाइम प्रोटीन हो गई यानी पॉलीपेप्टाइड हो गया, तो किसी जीन से बनेगा। तो पेप्सिन को बनाने वाला जीन पेप्सिन तभी तो बनाएगा ना जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई केवल सिर्फ चावल खाए, स्टार्च, तो पेप्सिन को क्यों बनाएगा कोई? क्योंकि पेप्सिन का कोई स्टोरेज नहीं होता। आपने पढ़ा होगा एंजाइम हमारी बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होते। आप कोई भी इमेजिन करके देख लीजिए जू में कि क्या कोई एंजाइम स्टोर होता है? नहीं होता। एंजाइम की जब जरूरत होती है तभी बनते हैं। तो अगर आप चावल खा रहे हैं तो प्रोबेबली उस टाइम पे आपकी बॉडी में पेप्सिन नहीं बनेगा, और अगर आप दाल खा रहे हैं तो ऑफकोर्स उस टाइम पे अल्फा अमाइलेज नहीं बनेगा। आलू खाओगे तभी तो अमाइलेज की जरूरत पड़ेगी स्टार्च के डाइजेशन में। जब आप दाल खाओगे तो आपको क्यों चाहिए? सोयाबीन खाओगे तो उसमें स्टार्च तो ना है, प्रोटीन है। प्रोटीन है तो पेप्सिन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट है तो अमाइलेज की जरूरत है, घी खा रहे हैं तो लाइपेज की जरूरत है। और ये सब कैटाबोलिज्म है। डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जाते हैं। तो ऐसे जीन, लेकिन जीन हमारी बॉडी में सारे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम के बाद दाल खाना शुरू करेंगे तो जीन कहीं से और से लेके आएंगे। जीन तो हमें बाई बर्थ मिले हैं। जैसा खाना हम खाएंगे अकॉर्डिंगली एंजाइम बनते हैं, डाइजेशन होता है। एंजाइम बनते हैं तो कहीं ना कहीं जीन अपना काम करते हैं। तो ये वाली बात आ गई। अगर आप ये समझें कि हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, एक छोटा 2 साल का बच्चा है, वो 14 साल के एक यंग पर्सन में चेंज हो रहा है, तो बॉडी ग्रो कर रही है। ग्रो कर रही है तो बोन्स की लेंथ भी बढ़ रही है, बॉडी पार्ट्स का भी साइज इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत सारी प्रोटीन हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। तो उन सब की सिंथेसिस हो रही होगी तभी तो बनेंगे। हम कहीं से लाके तो ना अपनी बॉडी में डिपॉजिट कर लेते हैं। हमारी प्रोटीन तो हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो हम जब बनाते हैं एनाबोलिज्म, तो फिर हमें उनकी एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी ग्रो कर चुकी है, एक सर्टेन एज के बाद आपकी बॉडी में फीमर की लेंथ होना बढ़ेगी। जितनी बोन की लेंथ होनी थी उतनी हो गई, जितना बोन का मास बनना था बन गया। उसके बाद लाइफ स्पैन आपका 60 साल हो या 80 साल हो, आपकी जो ग्रोथ होनी थी वो 21, 22, 25 साल तक जो होनी थी वो हो चुकी है। तो उन जीन्स को जो 21, 22 साल तक काम कर रहे थे, उन्हें मैसेज देना पड़ेगा कि अब काम करना बंद कर दो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो उन जीन को ऑफ कर दिया जाए। जीन हमारी बॉडी में अलग अलग हैं। कब किसको ऑन करना है, कब किसको ऑफ करना है, सारा कुछ सेल ने अपने पास कंट्रोल करके रखा हुआ है।
सेल में पूरा एक साइकिल होती है, हम सेल साइकिल जैसे पढ़ते हैं उस तरीके। सेल साइकिल तो आप रिप्रोडक्शन के टर्म में पढ़ते हो, सेल के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में पढ़ते हो, बट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोम। सब हमारे जीन्स कंट्रोल्ड फॉर्म में, किस जीन को कब एक्सप्रेस करना है कब नहीं करना है ये आता है। ये तो हो गया कि हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, हमें ये दोनों ही चीजें पढ़नी है। अब हम अलग अलग जाते हैं, ये टॉपिक तो कॉमन हो गया, प्रोकैरियोट में भी ऐसा ही होता है, यूकैरियोट में भी होता है। अब बात आती है प्रोकैरियोट की, क्योंकि हमें जो डिटेल पढ़नी है वो प्रोकैरियोट के लिए पढ़नी है। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट एंड जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट। आप ऐसे मान लीजिए कि एंजाइम तो हमारी बॉडी में हर जगह है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ाया, और एंजाइम है तो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो जीन से ही बना होगा। तो अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही ना बनने दिया जाए, आरएनए पॉलीमरेज भी तो एंजाइम है तो प्रोटीन ही तो होगा, तो अगर हम उसको ही रोक दें तो फिर नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, क्योंकि जब तक एमआरएनए नहीं बनेगा आगे आप ट्रांसलेशन से पॉलीपेप्टाइड कैसे बनाओगे। तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट में जो जीन का रेगुलेशन है होगा तो जीन ऐसे ही रेगुलेट, बट जो रेगुलेशन है उसके दो लेवल होते हैं, या तो आप ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर लो या आप ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर लो, दोनों कर सकते हो। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करोगे तो ना तो एमआरएनए बनेगा ना उससे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और बाई चांस मान लीजिए एमआरएनए बन गया तो ठीक है, मैं ट्रांसलेशन नहीं होने दूंगा तब भी प्रोटीन नहीं बनेगी, दोनों ही ऑप्शन है। तो प्रोकैरियोट में जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो 2 हैं, ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ट्रांसलेशनल कंट्रोल। यूकैरियोट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कंट्रोल के, क्योंकि यूकैरियोट में कॉम्प्लेक्सिटी है। सबसे पहला कंट्रोल पॉइंट तो यही है कि हमारी बॉडी में तो क्रोमोसोम होता है, जो आपने हिस्टोन वाला सेक्शन पढ़ा था, न्यूक्लियोसोम मॉडल, कि एक क्रोमोसोम से एक 2 नैनोमीटर के डीएनए तक पहुंचने में ही हमारे पास बहुत सारे लेवल हैं। हम उसी को कंट्रोल कर लें, हम क्रोमोसोम को खुलने ही नहीं देंगे, तो जब तक आप डीएनए तक नहीं पहुंचोगे, डीएनए को ओपन नहीं करोगे, आप ट्रांसक्रिप्शन कैसे कर लोगे? डीएनए को खोलना भी तो जरूरी है। बैक्टीरिया में तो एक्चुअली होता ही डीएनए है, तो इसलिए वहां पे ये लेवल नहीं वर्क करता, लेकिन हमारे लिए तो क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन भी एक लेवल है। आप क्रोमोसोम को डीकंडेंस होने मत दीजिए, ना डीएनए बनेगा, ना ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन हमारी बॉडी में भी कंट्रोल हो सकता है। फिर यूकैरियोट में आपने स्प्लाइसिंग भी पढ़ा हुआ है, आप एमआरएनए की प्रोसेसिंग ही मत होने दीजिए, कैपिंग, टेलिंग और रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इन सबको कंट्रोल कर लीजिए, तो ना ट्रांसक्रिप्शन में के बाद प्रोसेसिंग होगी ना ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर ही सकते हैं, और क्योंकि हमारी बॉडी की प्रोटीन भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं, तो पॉलीपेप्टाइड तो चलो बन गया, उसके बाद जो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी लेवल प्रोटीन के होते हैं मैं वही काम नहीं होने दूंगा, तो भी फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगी। तो कुल मिला के ये कि फंक्शनल प्रोटीन ना बने, इस बात को आप अलग अलग जगह पे कंट्रोल कर सकते हो। प्रोकैरियोट में अलग लेवल है कंट्रोल के, यूकैरियोट में अलग लेवल है कंट्रोल के, है ना? मैंने जो बताए उनको आप नोट कर लीजिए कि प्रोकैरियोट में कंट्रोल के लेवल क्या है और यूकैरियोट में क्या क्या है। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दिस इज कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन। ऐसे लिख लीजिए। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट में जो कंट्रोल के चेक पॉइंट्स है वो क्या क्या है? पहला है एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, और दूसरा है एट ट्रांसलेशनल लेवल। आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यूकैरियोट के अंदर वी हैव मल्टीपल चेक पॉइंट्स एट क्रोमोसोम कंडेंसेशन लेवल, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन तो हमारी बॉडी में होता है, तो यहाँ पे हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, स्प्लाइसिंग भी होती है, तो आप चाहें तो उसको कंट्रोल कर लीजिए।
ट्रांसलेशन पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो पोस्ट ट्रांसलेशनल भी कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों जगह है। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम, मतलब यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम स्पेसिफिक है। यूकैरियोट के लिए आपने स्प्लाइसिंग वाला सेक्शन पढ़ा था जो होता ही यूकैरियोट में है, और पोस्ट ट्रांसलेशन आपने पढ़ा नहीं है, बट ये यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में कंट्रोल के अलग अलग लेवल हैं और प्रोकैरियोट में कंट्रोल के अलग अलग लेवल हैं। इतने तरीके से कंट्रोल हो सकता है। होगा दो ही टाइप का, या तो इंड्यूसिबल या फिर रिप्रेसिबल, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और किन जीन का होगा? वो जो लग्जरी या नॉन कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं। अब इतने सारे एग्जाम्पल में से जो एक आपको पढ़ना है डिटेल में, वो ये है, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। आपको केवल इसको पढ़ना है, इस मॉडल को आपको स्टडी करना है डिटेल में। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो डिटेल में हमें पढ़ना है वो ये है। इन सब में से हम क्या पढ़ने वाले? जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अब आप यहां से क्लियर है आपको कि एक तो हमें प्रोकैरियोट, अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का हर जगह जो भी एप्लीकेबल है वो आएगा। अब जो आप पढ़ रहे हैं वो केवल प्रोकैरियोट के लिए पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स यूकैरियोट में इसका कोई मतलब नहीं है, और प्रोकैरियोट में भी यहाँ जो समझेंगे या कंट्रोल करेंगे वो केवल ट्रांसक्रिप्शन को करेंगे। एमआरएनए ही नहीं बनने देंगे तो अपने आप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो जो प्रीडोमिनेंटली कंट्रोल लेवल है वही है, जो आपके सिलेबस में दिया है वही है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए एक मॉडल दिया गया, इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन कहलाता है सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन। अब पहले ये समझ लीजिए कि एक जीन है जिसका कंट्रोल हमें करना है। अब इस जीन को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास ऐसी 4 जीन है जो मिलके इसको कंट्रोल करेंगी। इनको नहीं कंट्रोल करना है ना। जैसे मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरे मदर, फादर, फैमिली, केल्विन का मैनेजमेंट सब हो सकते हैं। केल्विन का मैनेजमेंट कहते क्लास नहीं लेनी है तो मैंने क्लास नहीं ली, मुझे आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है, आप केल्विन से पूछेंगे क्लास क्यों नहीं ली। या घर में कोई काम आ गया तो फिर मैंने छुट्टी ले सकता हूँ, मेरा अपना राइट है। तो कंट्रोल करने के अलग अलग लेवल हैं। तो जो अभी आप जीन पढ़ रहे हैं रेगुलेटरी जीन, तो रेगुलेटरी जीन वो नहीं है जिनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल किसको करते हो? स्ट्रक्चरल जीन को। हम इतनी देर से क्या बोल रहे हैं कि जीन से प्रोटीन बनेगी, तो इसका मतलब वो क्या था? सिस्ट्रॉन। शुरू से हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चरल जीन को सिस्ट्रॉन बोलते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम रेगुलेटरी जीन पढ़ने वाले हैं। अब ये जो सिस्ट्रॉन है वो रेगुलेटरी नहीं है, ये तो स्ट्रक्चरल जीन है। ये तो वो बनाती है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को है, जो नॉर्मली एक्सप्रेस करती है। रेगुलेटरी जीन ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती बट काम करती हैं। स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने के लिए जो जीन्स होती हैं वो रेगुलेटरी जीन कहलाती है। तो ओपेरॉन क्या नाम दिया गया है? ओपेरॉन एक रेगुलेटरी जीन का सेट है पूरा। कई सारी रेगुलेटरी जीन्स मिलके एक पूरा सेट बनाती है, एक कंट्रोलिंग यूनिट बनाती है। उस कंट्रोलिंग यूनिट को हम ओपेरॉन कहते हैं। तो व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन इज ए सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन इज ए set of regulatory gene। ये मॉडल किसने दिया था? इस मॉडल को दिया था जैकब एंड मोनॉड, प्रपोज बाय जैकब एंड मोनॉड। कब? while working on म्यूटेंट स्ट्रेन, म्यूटेशन से बनाए गए, ऑफ ई कोलाई, प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया, ड्यूरिंग लैक्टोज यूटिलाइजेशन। लैक्टोज शुगर है, मिल्क शुगर, उसका यूटिलाइजेशन स्टडी कर रहे थे इन म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ
ई कोलाई, क्योंकि ये लैक्टोज यूटिलाइजेशन है तो बन गया लैक, और जो पढ़ रहे हैं वो ओपेरॉन कहलाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैक ओपेरॉन। जीन को हमेशा 3 स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, बुक में देखोगे तो इटैलिक में प्रिंट होगा, लैक ओपेरॉन। तो ये क्या कहलाएगा, ये लैक ओपेरॉन कहलाएगा, लैक्टोज ओपेरॉन बोलेंगे, आप प्रोनाउंस इसको लैक ओपेरॉन कहते हैं। तो अब आप यहां से भी समझ सकते हैं, ई कोलाई हमारी बॉडी में कहाँ होता है, ई कोलाई ह्यूमन के इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा ई कोलाई आपको। मान लीजिए हमने मिल्क लिया या मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट लिया, तो मिल्क में जो शुगर है वो क्या है, लैक्टोज शुगर है। अगर आप डाइजेशन के हिसाब से समझेंगे, जो डाइजेशन आपको 11th में पढ़ाया गया, तो लैक्टोज शुगर डाइजेस्ट होके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन के स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो गया। भाई लैक्टोज एक शुगर है, शुगर एक डाइसैकेराइड है, उसके मोनोसैकेराइड बनेंगे, वो डाइजेशन स्टमक में होता है या इंटेस्टाइन में होता है, एब्जॉर्प्शन फाइनली इंटेस्टाइन में हो ही जाता है। तो बेसिकली हमने अगर लैक्टोज शुगर लिया, किसी भी फॉर्म में लिया, तो ई कोलाई तक तो लैक्टोज पहुंचा ही नहीं ना। सर स्क्रीन नहीं आ रही, वॉइस भी ब्रेक हो रही है। स्क्रीन नहीं आ रही, नो सर, सब सर ठीक है। आ रही है सर, लेकिन सब ब्लर कुछ हो ओके गया। है। सर क्लियर है। मे भी शायद वो पेज हिल रहा होगा तो उससे ब्लड कुछ होगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जहां हमारी बॉडी में ई कोलाई है, एक्चुअली वहां तक लैक्टोज कभी पहुंचता ही नहीं। ई कोलाई होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और हमारा डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खत्म हो चुका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन भी हो गया है ना, या लार्ज इंटेस्टाइन तक लैक्टोज। अब मान लीजिए ई कोलाई को लैक्टोज मिला ही नहीं, तो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के जो एंजाइम्स ई कोलाई में बनने चाहिए वो क्यों बनेंगे, जब लैक्टोज शुगर ही नहीं दे रहे हो। तो हम भी मान लीजिए वही सेम सिचुएशन है हमारी बॉडी में, कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो हमारी बॉडी में अल्फा माइलेज क्यों बनेगा। तो जैकब एंड मोनार्ड ने क्या किया कि ई कोलाई के म्यूटेंट स्ट्रेन बनाए, उनको लैब में ग्रो किया, और लैब में उनको लैक्टोज शुगर दी। लैक्टोज शुगर जब आप सबस्ट्रेट में दोगे, ई कोलाई बॉडी में है, तब तो जो मिलेगा बचा कुचा हमारी इंटेस्टाइन से वो उस पर कंज्यूम करेगा, बट जब आप लैब में ग्रो करोगे तो जो शुगर आप दोगे उसको वो यूज करेगा। तो ई कोलाई के म्यूटेंट स्ट्रेन को जैकब एंड मोनार्ड ने लैक्टोज शुगर दी, और फिर ये स्टडी किया कि लैक्टोज शुगर के देने पे लैक्टोज को यूटिलाइज करने के जो एंजाइम्स हैं वो ई कोलाई में बनते हैं, और ई कोलाई उस लैक्टोज को यूटिलाइज करके अपना रेस्पिरेशन करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, ई कोलाई की ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली लैक्टोज के जो एंजाइम्स हैं वो ई कोलाई में नहीं होते, क्योंकि ई कोलाई को लैक्टोज मिलता ही नहीं है। लैक्टोज तो हम लेते भी हैं, अगर हम दूध ले भी रहे हैं, मिल्क यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो लैक्टोज शुगर तो उससे बहुत पहले ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुकी होती है आफ्टर डाइजेशन। तो नॉर्मली नेचर में ई कोलाई तक लैक्टोज नहीं पहुंचा, लेकिन अगर आप लैब में लैक्टोज दोगे तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स वो बनाएगा और उसको यूज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई कोलाई के पास लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स बनाने वाले जीन तो हमेशा से ही थे, लेकिन नॉर्मली ई कोलाई जहाँ रह रहा है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, वहां उनकी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो एंजाइम्स नहीं बन रहे थे। बट जब उन्हें मीडियम में लैक्टोज दिया गया तो अब उसके एंजाइम्स की बनने की जरूरत है, तो ई कोलाई ने अपने जीन को ऑन किया और लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम बनाने लगा। तो जो लैक ओपेरॉन आप पढ़ेंगे वो इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल आएगा, है ना। इंड्यूसिबल क्या था, नॉर्मली ऑफ, किसी कंडीशन में ऑन, और वो कंडीशन क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो जब आप मीडियम में लैक्टोज शुगर देंगे जो इंड्यूसर का काम करेगा, तो सिग्नल जाएगा कि लैक्टोज प्रेजेंट है, ई कोलाई अपने जीन को एक्सप्रेस करने के लिए गवर्न करेगा, मैसेज देगा कि लैक्टोज है, अब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स बनाओ, जीन अपना काम करना शुरू करेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, और फिर एंजाइम बनेंगे तो लैक्टोज शुगर यूटिलाइज हो जाएगी। इस तरीके से इसको हमें समझना है। तो ओपेरॉन, पहली चीज ये कि ओपेरॉन प्रोकैरियोट में है। ये मतलब मुझसे पूछेगा कि सर ओपेरॉन हमारी बॉडी में कैसे वर्क करेगा। हमारी बॉडी में ओपेरॉन नहीं होता, बिकॉज वी आर यूकैरियोट्स। सिंपल क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कहाँ वर्क नहीं करता। तो ह्यूमन एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमन में ओपेरॉन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ओपेरॉन तो प्रोकैरियोट का मॉडल है, यूकैरियोट में कुछ और होता है। अब ये रेगुलेटरी जीन का जो सेट है, जैसे आप ये लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं, सर यूकैरियोट में ही नहीं करता है या फिर ह्यूमन में? यूकैरियोट में ही नहीं होता, ये तो क्लियर लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा बड़ा, इसीलिए तो लिखा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल प्रोकैरियोट में है। और प्रोकैरियोट में भी दोनों लेवल पे नहीं,
ये भी लिखा है एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। आप कहें कि प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन में ओपेरॉन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ओपेरॉन का काम है ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करना। अगर एमआरएनए बन चुका है तो ओपेरॉन कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? तो इसलिए बहुत क्लियर लिखा है कि जीन रेगुलेशन हम प्रोकैरियोट का डिटेल में पढ़ रहे हैं, और वो भी केवल ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन के लेवल पे नहीं पढ़ रहे। और ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जिस कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है, वो कॉन्सेप्ट ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो ये ओपेरॉन में आपको सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, ये कहलाएगा। यहीं से आप लैक ओपेरॉन पढ़ोगे, और लैक ओपेरॉन एक नेगेटिव या इंड्यूसिबल कंट्रोल के एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो आपको डिटेल में लैक ओपेरॉन पढ़ना है कि जीन कैसे ऑन या ऑफ होते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आपको पूरा लैक ओपेरॉन समझना है। इसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक में जो 2 क्लासेस होंगी तो आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर था है। अभी तो 2 क्लासेस और बची हुई है लगभग। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ मुझे। Sorry. और चीजें याद रखिएगा जो भी मैंने अभी बोली, आपको समझाई कि हम किस तरीके से ओपेरॉन पढ़ रहे हैं। थैंक्स सर। ओके सर, बाय। Okay, good night. See you in next class. थैंक यू सर।